जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज है तारीख 27 और बार है मंगलवार। कल का गैप था और शनिवार और रविवार को लगातार प्रोग्राम आया। इस बार जो आपनी बात था उसकी तारीफ़ जमकर लोगों ने की और मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि देखिए जब मैटर आपके पास में होता है और लोग कंटेंट भेजते हैं तो हमें भी कहने में अच्छा लगता है। गाँवों की समस्याएँ हैं, गाँवों के मुद्दे हैं, उनको उठाने में भी अच्छा लगता है और उन समस्याओं का समाधान हो, यही हम चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार की जो आपनी बात थी उसको आपने सबसे ज़्यादा और जम करके शेयर किया, इसके लिए। और हम तो हमेशा यही चाहेंगे कि हमारी हर खबर को आप शेयर करें। दूसरी बात, आपको हर रोज़ अनछुए पहलू का इंतज़ार रहता है, मुझे अच्छी तरीके से पता है। बहुत सारे दर्शक हैं जिनका ये मैसेज आया है कि सर इसको रेगुलर करें, आप रोज़ करें। हम ये चाहते हैं कि एक दिन छोड़ करके एक दिन करें अनछुए पहलू, और जिस दिन गैप रहे उस दिन कोई ना कोई मुद्दा, कोई समस्या, कोई स्टोरी उसको हम ज़रूर दिखाएं। तो वही प्रयास रहता है, लोगों की आती है अगर कोई ऐसी मुद्दा या समस्या तो हम ज़रूर उसको उठाते हैं, कोई ना कोई टॉपिक ज़रूर लेने का हम प्रयास करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जितना आप हमको अप्रिशिएट कर रहे हैं, जितना आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं, आप सब भी उतने ही बधाई के पात्र हैं। और आप सभी का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिस तरीके से आप लोग हमें ताकत दे रहे हैं और इस चैनल को आगे से आगे लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की। तो आज की बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी अपडेट हैं। टोक्यो ओलंपिक के बारे में भी खबरें बताऊंगा, पुलिस की क्या कार्यप्रणाली चल रही है उसके बारे में भी बताऊंगा, मानसून की कहाँ कुछ कितनी मेहरबानी रही उसके बारे में भी खबरें होंगी, पूरे भरतपुर संभाग की तमाम खबरें होंगी। तो बिल्कुल वो कहते हैं ना कि सीट बेल्ट थाम करके बैठिए। और अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। तो खबरों के सिलसिले में सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं राज्य स्तर की बड़ी खबरों से। और राज्य स्तर की सब बड़ी खबरों को शुरू करने से पहले हम अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देंगे उस व्यक्ति को जो भारत रत्न रहा है, महान वैज्ञानिक और मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भारत के पूर्व राष्ट्रपति। और एक शानदार किरदार जो ना सिर्फ बच्चों में बल्कि बड़ों में भी और आने वाली पीढ़ियों तक भी एक मिसाल बन करके रहेंगे। और लोग जब जब राष्ट्रपति के रूप में या वैज्ञानिक के रूप में किसी को याद करेंगे तो उनमें APJ अब्दुल कलाम का नाम सबसे ऊपर होगा। हमारी ओर से भी उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और 15 अक्टूबर 1931 को उनका जन्म हुआ और 27 जुलाई 2015 को उनका इंतकाल हो गया, उनका निधन हुआ। और भारत ने एक ऐसा हीरा खो दिया सर, जिसकी चमक लंबे समय तक हिंदुस्तान को रोशन करती रहेगी। चलिए अब शुरुआत करते हैं राज्य स्तर की बड़ी खबरों से। और उम्मीद ये कर रहा हूँ कि आप शेयर कर रहे होंगे, जैसे ही जुड़ें वैसे ही शेयर करना शुरू कर दिया करें। CM गहलोत कल 3 बजे CMR में अधिकारियों की बड़ी बैठक लेंगे सर। और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य या एजेंडा रहेगा, एक तो जन घोषणा पत्र में जो वादे किए थे सरकार ने उनकी समीक्षा होगी, कौन कौन से काम हैं जो प्रगति पर हैं, चल रहे हैं, इनको लेकर के उच्च अधिकारियों से फीडबैक लिया जाएगा। बजट घोषणाओं को लेकर के भी फीडबैक लिया जाएगा अधिकारियों से। तो एक बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक इसको कल के लिए कहा जा सकता है। और कल 3 बजे होगी ये CMR में। प्रदेश में एक आदेश निकला था, आपको याद होगा, उच्च शिक्षा मंत्री ने भी और सरकार ने यह आदेश निकाला था कि परीक्षा जो परीक्षार्थी देंगे उनके लिए वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है। बिना वैक्सीन के आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। उच्च शिक्षा मंत्री भाटी जी जो हैं, उन्होंने आज इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि वैसे तो वैक्सीनेशन ज़रूरी है और पहली डोज ज़रूरी है। कोशिश ये करेंगे कि सभी विद्यार्थियों के जो परीक्षा देने वाले हैं आने वाले दिनों में उनको पहली डोज लग चुकी हो। लेकिन फिर भी अगर टीकाकरण की उपलब्धता उतनी हो नहीं पाई है, दवाई उतनी उपलब्ध नहीं हो पाई है, इसकी वजह से अगर कोई डोज नहीं लग पाई है किसी को, तो उसकी वजह से उसे एग्ज़ाम से वंचित नहीं रखा जाएगा। यानी कुल मिलाकर के राहत दी है परीक्षार्थियों को सरकार ने, डोज को लेकर के, वैक्सीन को लेकर के। और प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। कल 28 तारीख है। आज 9:30 बजे तक जो प्रभारी मंत्री हैं कांग्रेस के, अजय माकन जी, वो जयपुर पहुंच जाएंगे। 28 और 29 तारीख को सभी विधायकों से बातचीत करेंगे, खुद मिलेंगे व्यक्तिगत रूप से। इनमें 107 तो कांग्रेस के और 13 निर्दलीय, यानी कुल 120 विधायकों के साथ में बैठक होगी अजय माकन जी की। फीडबैक भी लिया जाएगा और परफॉर्मेंस का जो एक पूरा प्रारूप है वो भी तैयार किया जाएगा। बहुत सारे मंत्रियों की होगी छुट्टी और बहुत सारे आएंगे अंदर। सचिन पायलट ग्रुप है, उसका मामला है, उन तो देखा जाए तो 6 से 7 जो मंत्री हैं वो उनके विधायक हैं वो बनाए जा सकते हैं।
और कुछ ऐसे विधायक हैं या मंत्री हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, उनका पत्ता साफ होगा। अब इनकी बात अगर की जाए तो देखिए, सहकारिता मंत्रालय उदयलाल आंजना जी है, उनका पत्ता कटना तय है। शिक्षा मंत्री डोटासरा जी है, दोहरी जिम्मेदारी उनके पास है, तो उनका पत्ता भी कटना तय है। कुल मिलाकर के 6 से 7 ऐसे मंत्री हैं जिनका पत्ता साफ हो सकता है और नए चेहरों को मौका मिलेगा। संसदीय सचिवों की भी नियुक्ति की जाएगी, लेकिन उठापटक होने वाली है और अब परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं विधायकों ने आज मुलाकात भी की मुख्यमंत्री गहलोत से और अब देखते हैं क्या कुछ निकल करके आता है। लेकिन 2 दिन जो है ना, वो सरगर्मियां तेज़ रहेगी, राजस्थान की राजनीति में हलचल तो रहेगी इन 2 दिनों में। क्या कुछ होता है, कौन से नए चेहरे आते हैं। अच्छा, 30 और 31 तारीख के बारे में ये कहा जा रहा है कि उस दिन जिला अध्यक्षों की नियुक्ति भी जारी कर दी जाएगी कि कौन कौन से नए जिला अध्यक्ष जो है कांग्रेस ने वो बनाए हैं। शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे आप लोग? शेयर ज़रूर करते रहिए। चलिए, तो ये कल हलचल रहेगी और इस पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। 120 विधायकों के साथ फेस टू फेस बात करेंगे अजय माकन जी। अच्छा, अब एक सवाल आपसे। एक राजस्थान का बहुत बड़ा हत्याकांड था, भमरी देवी हत्याकांड। कितने लोगों को याद है? ज़्यादा पुराना नहीं है, 2011 का है ये कांड। भमरी देवी हत्याकांड बड़ा बहुचर्चित हत्याकांड था और राजस्थान की राजनीति में बहुत हलचल मचाई थी, इसने तूफान ला दिया था साहब। एक सामान्य सी नर्स थी, लेकिन उसके संबंध जो हैं, उसके रसूख जो हैं, वो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस थे, राजनीतिज्ञों से थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक दिन 11 सितंबर 2017 जो सितंबर 2011 में अचानक वो एक दिन गायब हो गई और उसके बाद से खड़ा हुआ बवाल। उसके गायब होने के बाद में पुलिस ने करी सरगर्मी से तलाश और उसमें आए बड़े बड़े नेताओं के नाम और वीडियो भी वायरल हुआ था। उस समय जो मंत्री थे महिपाल मदेरणा, वो रहे मुख्य आरोपी, ठीक है। और लंबे समय तक ये मामला चलता रहा और उनको अंदर जेल में जाना पड़ा। 2011 का ये मैटर है, अब तक चलता आ रहा है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज दूसरे अभियुक्त या दूसरे सह आरोपी परसराम बिश्नोई, उनको जमानत दे दी है। आपको बता दूं, इस मामले में 17 अभियुक्त हैं, जिनमें से मात्र 2 को ही अब तक जमानत मिली है। मुख्य आरोपी महिपाल मदेरणा है, वो इलाज के चलते अंतरिम जमानत पर पहले से ही चल रहे हैं और परसराम बिश्नोई को आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। 8.5 साल से ज़्यादा वक्त से वो जेल में ही थे। बहुचर्चित भमरी देवी हत्याकांड, राजस्थान की राजनीति का काला अध्याय। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और एसीबी का तो क्या कहना, लगातार अपने जलवे दिखाती आ रही है एसीबी। और आज भी राजस्थान में लगभग 5 जगहों पर रिश्वतखोर जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको दबोचा है। कार्रवाइयों की अगर बात की जाए तो 5 जगह में, जयपुर, शाहपुरा, टोंक, कोटा, इनमें ये कार्रवाइयाँ अंजाम दी गई हैं। अगर बात की जाए तो एक पीडब्ल्यूडी का एक्शियन है, उसके साथ दलाल हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। शाहपुरा में भी इसी तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। टोंक की अगर बात की जाए तो डेयरी अध्यक्ष है दुर्गालाल, उनको 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। तो कुल मिलाकर के एसीबी अपनी कार्रवाइयाँ लगातार कर रही है और एसीबी लगातार शिकंजा कस रही है। मगर ताज्जुब की बात यह है कि उसके बावजूद भी इनका पेट नहीं भरता रिश्वत लेने से। अच्छी खासी तनख्वाह मिल रही है, सरकार टीए और डीए लगातार बढ़ाती जा रही है, आपके वेतनों में कोई कटौती नहीं हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कर्मचारियों के मुंह ऐसा खून लग गया है रिश्वत नाम का कि इसको लत छूट ही नहीं रही है। लेकिन एसीबी भी अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ रही है। हल्की सी शिकायत मिलती है और तुरंत उसकी रेकी करना शुरू कर देती है और निगरानी रख के और फिर उसको दबोचने की कार्रवाई भी लगातार एसीबी के द्वारा की जा रही है। एसएमएस अस्पताल से एक खबर आई है कि अब कैंसर के मरीजों को वहाँ 24 घंटे आरकेवीसी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इनकी सेवाएं अब 24 घंटे मिलेगी। तो ये एक अच्छी पहल रही है और कैंसर मरीजों के लिए तो कम से कम ये एक राहत वाली खबर है। कल से ये लागू हो जाएगी और अधीक्षक राजेश शर्मा ने इसके बारे में जानकारी दी है। प्रदेश की अगली खबर, प्रदेश के कई इलाकों में अल सुबह से ही मानसून मेहरबान रहा और पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि हाँ, मानसून वाकई में सक्रिय है। अगर बात की जाए तो कई इलाकों में जमकर के बारिश हुई है और मौसम विभाग ने कई ज़िलों में भारी बारिश की संभावना भी दर्ज की है, जो आज हो सकती है, आज से और कल सुबह तक
का अलर्ट घोषित किया मौसम विभाग ने। सवाई माधोपुर भी उसमें है, करौली भी उसमें है, जिनमें आज रात को अच्छी खासी बारिश हो सकती है तेज़ गर्जना के साथ में। तो प्रदेश में मानसून इन दिनों मेहरबान तो है, मगर देरी कर दी आते आते, है ना। सावन चल रहा है तो वो ज़रूर है। उम्मीद ये करते हैं बांध भरे, नदियों में पानी अच्छा आए, भूमि का जल स्तर बढ़े, तब जाकर के थोड़ी सी किसानों को आगे आने वाले समय के लिए थोड़ी सी राहत मिल सकती है। लेकिन मानसून की जो बारिश अच्छी होनी चाहिए उसका इंतज़ार अभी भी लोगों को है ज़रूर। अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। भरतपुर से क्या कुछ खबरें हैं, लेकिन आप शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा शेयर लगातार आप करते रहें। बयाना इलाके के एक गांव से बहुत ही घिनौनी और रोंगटे खड़े करने वाली एक खबर आई। एक नाबालिग का अपहरण किया गया, उसके साथ गैंगरेप किया गया और बाद में हत्या करने की नीयत से उसे सूखे कुएं में डाल दिया गया। रात भर वो चिल्लाती रही। सुबह ग्रामीणों ने जब उसकी आवाज़ सुनी तब उसको कुएं से बाहर निकाला, उसके बाद अस्पताल पहुंचाया, पुलिस को सूचना दी। 24 तारीख की ये घटना थी। 2 दिन तक पीड़िता का अस्पताल में इलाज चला, वहाँ से उसको छुट्टी दे दी गई है। पीड़िता के बयान के मुताबिक उसी के गांव के पड़ोस का जो गांव है भगोरी, वहाँ के रहने वाले 2 युवकों ने जब वो शौच करने गई थी 24 तारीख को शाम को, तो बेला फुसला करके और उसका अपहरण कर लिया और उसके बाद में गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब सरगर्मी से इनकी तलाश की जा रही है। ये एक बड़ा घिनौना जो कृत्य है वो सामने आया है। कुम्हेर के हिलक गांव में एक मकान पर आज आकाशीय बिजली गिरी और पीड़ित हरिओम का मकान पूरी तरह से इसमें तहस नहस हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया। गैरेज में रखा ट्रैक्टर जो है वो टूट फूट गया। एक घोड़ी का बच्चा घायल हुआ है और गौवंश की मौत हुई, लेकिन शुक्र ये रहा कि उस समय परिवार मौजूद नहीं था घर में, तो कोई जनहानि नहीं हुई। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। धौलपुर से क्या कुछ खबरें हैं। तो धौलपुर नगर परिषद की टीम ने आज बाड़ी रोड पर झोर वाली माता के पास में ज़मीन की पैमाइश की और देवनारायण छात्रावास के लिए है ये ज़मीन। और पैमाइश करने के बाद में देवनारायण विकास समिति को उस भूमि पर कब्जा दिलवा दिया है, यानी अब वहाँ बच्चों का हॉस्टल बनेगा देवनारायण छात्रावास के नाम से। बाड़ी के गांव मठ सिंगरोई में एनीकट में डूबने से आज एक 17 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। मृतक दीपक गोस्वामी एनीकट पर नहाने गया था और गहरे पानी में चला गया और आसपास कोई था नहीं उसे बचाने के लिए। आखिर में उसकी डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और शव निकलवा करके पोस्टमार्टम करवा करके और परिजनों को सौंप दिया। कंचनपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई की। वांछित अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई पूरे प्रदेश भर में की जा रही है। कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से लगातार फरार चल रहे हैं और पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही है। तो ऐसे अपराधियों के खिलाफ अब लगातार पूरे प्रदेश भर में अभियान चलाया जा रहा है। आप देखिए गंगापुर पुलिस ने भी लगातार इन दिनों कार्रवाई की है। 15 साल से जो फरार चल रहा था सलेमपुर का, उसको उज्जैन से जा करके पकड़ करके पुलिस लेकर के आई है। तो इनके खिलाफ लगातार अभियान अब चल रहा है। ऐसे फ्यूजिटिव और मोस्ट वांटेड जो काफ़ी टाइम से फरार चल रहे हैं कई बड़े मुकदमों में, उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। और धौलपुर एसपी केसर सिंह शेखावत वो तो लगातार कार्रवाई करते रहते हैं। इस अभियान के अंतर्गत आज सदर पुलिस ने 10 साल से फरार चल रहे 2 आरोपी बिशंबर और गुड्डी दोनों को गिरफ्तार किया है। और 2011 में रूदावल थाने के एक लड़की के अपहरण के मामले में ये फरार चल रहे थे और दोनों पर 3-3 हज़ार का इनाम भी था। इससे पहले कल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए, धौलपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 25,000 रुपये के इनामी बदमाश गिरिराज गुजर को भी गिरफ्तार किया है। तो लगातार पुलिस अपनी कार्रवाइयों को अंजाम दे रही है ताकि अपराध से लोगों को मुक्ति मिले और एक भय का वातावरण जो बनता है, असुरक्षा का जो वातावरण बनता है, उसमें लोगों को राहत ज़रूर मिले। धौलपुर एसपी की एक और नई पहल सामने आई है। कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते रहते हैं वो, कुछ ना कुछ इस तरीके से करते रहते हैं कि अलग पहल जिसको कह सकते हैं हम, क्रिएटिव माइंड के व्यक्ति हैं। और आज उन्होंने एक पहल की है। डीएससी टीम और क्यूआरटी टीम की नई ड्रेस उन्होंने जारी की है। और ये जो ड्रेस जारी की है ये वैसी ड्रेस है, आपको बताऊं, जैसी केंद्रीय बल है ना हमारा आरएएफ, रैपिड एक्शन फोर्स, उसकी जो ड्रेस है वैसी ही एक ड्रेस उन्होंने डीएसटी टीम और क्यूआरटी टीम के लिए जारी की है। और आपको बता दूं कि धौलपुर क्षेत्र में अपराधों पर लगाम लगाने में डीएसटी टीम और क्यूआरटी टीम का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। सबसे ज़्यादा सफलताएं हासिल की है उन्होंने। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एसपी महोदय ने ये पहल की है।
और उनका फोकस भी अब डीएसटी टीम और क्यूआरटी टीम पर ही है कि इसको किस तरह मजबूत किया जाए और ज़्यादा सक्रिय कैसे फील्ड में इनको किया जाए ताकि अपराधों पर लगाम लग सके। तो ये धौलपुर से खबरें थी। अब चलते हैं हमारे पड़ोसी ज़िले करौली की तरफ। करौली से क्या कुछ खबरें हैं। विधायक रमेश मीणा के प्रयासों से सपोटा स्वास्थ्य केंद्र की अब सूरत बदली है और अत्याधुनिक मशीनों के साथ में अब वहाँ जांच की सुविधाएं भी लोगों को मिलने लगेगी। 84 लाख रुपए विधायक कोटे से देने के बाद में आधुनिक जांच मशीनों को अब वहाँ लगा दिया गया है। उनका आज उद्घाटन किया है विधायक रमेश मीणा ने। इसके अलावा 25 लाख रुपए की एक एम्बुलेंस भी उन्होंने अस्पताल के सुपुर्द की है ताकि मरीजों को भी एक सबसे बड़ी जो समस्या थी उससे निजात मिल सके। तो अच्छा काम किया है। इसके अलावा 25 बेड के एक वार्ड का भी आज उन्होंने उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधायक रमेश मीणा ने कहा कि क्षेत्र के जो मरीज हैं, जो बीमार लोग हैं, उनको राहत मिलती रहे और उनके स्वास्थ्य की चिंता जो है वो लगातार क्षेत्र में अब बनी नहीं रहेगी, ये वो उम्मीद करते हैं। जिला मुख्यालय पर करौली में आज जम करके बारिश हुई। सुबह से ही पूरे क्षेत्र में आज सुबह लगभग 3-4 बजे से जब से ये बारिश का दौर शुरू हो गया था और गंगापुर सिटी है या करौली है, हिंडौन है, बौली है, सवाई माधोपुर है, वहाँ से भी लगातार हमारे पास ये समाचार आए कि अल सुबह ही बारिश इन क्षेत्रों में शुरू हो गई थी, कहीं तेज़ और कहीं कम। तो करौली में भी अल सुबह बारिश शुरू हो गई और नगर परिषद की पोल भी खुल गई। कई ऐसे इलाके थे कॉलोनियों में, वार्डों में कि घरों में पानी घुस गया। जल भराव की समस्या का लोगों को सामना करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि NH11B पर जो नाला बना हुआ है वो नाला बिल्कुल अवरुद्ध था और उसकी वजह से ये समस्या ज़्यादा पैदा हुई। गौशाला क्षेत्र में भी पानी भर गया। तो नगर परिषद प्रशासन के सुस्त रवैये के चलते इस समस्या से दो चार होना पड़ा करौली के बाशिंदों को। SP मृदुल कछावा ने पौधारोपण का किया आगाज और एक पेड़ आपके द्वारा अभियान उन्होंने चलाया है। अंजनी माता के मंदिर पर पौधा लगा करके उन्होंने इसकी शुरुआत की और प्योर इंडिया ट्रस्ट के सहयोग से 25,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इनकी देखभाल भी की जाएगी। ये संकल्प भी उन्होंने दिलाया है कि सिर्फ पेड़ लगा देने से या पौधे लगा देने से ही काम ख़त्म नहीं होता है। उस पौधे को पाल पोस करके और बड़ा करना और एक बड़ा वट वृक्ष बनाना वो ज़्यादा मायने रखता है। तो इसका उन्होंने पुलिस वालों को भी और जो NGO हैं, सामाजिक संगठन, उनको भी संकल्प दिलाया कि इन पौधों की हमको सुरक्षा करनी है, इनको बड़ा भी करना है। चलिए अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ, हमारे ज़िले की तरफ। खंडार से एक बड़ी खबर आई है। रणथंभौर नेशनल पार्क की खंडार रेंज से तारागढ़ दुर्ग की तलहटी से उतर करके आज एक भालू गोठ बिहारी गांव के खेतों में पहुंच गया। खेतों में किसान काम कर रहे थे, भालू को देख करके और हड़कंप मच गया। हालांकि लाठी डंडों की मदद से और ग्रामीणों ने उस भालू को वापस पहाड़ी क्षेत्र में भेज तो दिया, लेकिन एक डर का माहौल अभी भी बना हुआ है। गोठ बिहारी जो है वो बिल्कुल रणथंभौर नेशनल पार्क से सटा हुआ एक गांव है और वहाँ बाघों का मूवमेंट है, भालुओं का मूवमेंट है। इसकी लगातार खबरें वहाँ से आती रहती है। हालांकि वन विभाग जो है पूरी निगरानी तो रखता है, मगर आप जानते हैं कि कुनवा बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है बाघों का रणथंभौर क्षेत्र में। इस समय लगभग संख्या जो है ना वो 74 है। बाघों की जो संख्या है रणथंभौर क्षेत्र में वो इस समय 74 है। और भालुओं का और शेरों का, इनका टेरिटरी को लेकर के जो संघर्ष है वो भी कोई नई बात नहीं है। लगातार वहाँ से खबरें आती रहती हैं। तो जंगल छोटा पड़ता जा रहा है जानवरों के लिए और जानवर जो है अब जंगल से बाहर निकलने लगे हैं। लगातार खबरें आती रहती हैं। जिला कलेक्टर ने रोक लगा रखी है और पहले से लगी हुई है ये रोक कोविड के चलते भी, कि जितने भी पर्यटक स्थल हैं ज़िले में जहां अब झरने हैं उनका लुत्फ़ उठाने लोग जाएंगे, तो ऐसे इलाकों पर, ऐसे क्षेत्रों पर जिला कलेक्टर ने ऑलरेडी रोक लगा रखी है ताकि दुर्घटनाओं से भी बचा जा सके और लोगों की भीड़ भी इकट्ठी ना हो। अगर सवाई माधोपुर ज़िले में ऐसी जगहों की बात की जाए तो देखिए कोसाली का दर्रा है, सीता माता, अमरेश्वर, गंगापुर सिटी में धुंधेश्वर जहाँ झरने बहते हैं। और अब ये गुलजार है इन दिनों, मानसून की बारिश जब होती है तो ये क्षेत्र ऐसा हरा भरा हो जाता है और बड़े खूबसूरत झरने इनमें बहते हैं। लोग वहाँ पर्यटन का लुत्फ़ उठाने जाते हैं, लेकिन उन पर अभी फ़िलहाल रोक लगा रखी है और उम्मीद ये करते हैं आने वाले दिनों में तो अब जिला कलेक्टर महोदय, क्योंकि कल भी एक खबर आई थी कि वहाँ डूबने से किसी की मौत हो गई थी, तो अब ये दुर्घटनाएं भी होंगी।
तो इन पर रोक लगाने के लिए अब कहीं ना कहीं प्रशासन सख्ती करेगा। बाकी जिला कलेक्टर के द्वारा इन पर रोक लगाई गई है फिलहाल। सावन के पहले सप्ताह में जिले में आज इंद्रदेव मेहरबान हुए। मैंने बताया अभी आपको, अल सुबह से ही पूरे जिले में अच्छी खासी बारिश हुई है। चाहे बौली की बात कर लें या गंगापुर की बात कर लें, अच्छी बारिश हुई है। और गंगापुर सिटी में तो आज पहली बार ऐसा लगा कि हाँ मानसून आ गया, वरना अगर आप कल की या परसों की भी बात करें ना तो 2 दिन से गजब गर्मी थी सर, भयंकर उमस थी। और लोग सिर्फ आसमान की तरफ टकटकी लगाए देख रहे थे कि या मेरे मालिक कब मेहर होगी, कब बरसेगी राहत की बूंदें। लेकिन आज लगा पहली बार कि हाँ मानसून आ गया। हालांकि बारिश उतनी नहीं हुई है, बारिश उतनी नहीं हुई है, लेकिन दिन भर बादल छाए रहे और गर्मी से लोगों को राहत मिल गई। आज ही कूलर बंद हो गए, है ना। तो वो ज़रूर पूरे ज़िले भर में चला है आज। और वहीं पार्वती नदी से पानी की आवक के चलते चंबल नदी में उफान आ गया है। खंडार के आसपास वाला जो इलाका है उसमें चंबल नदी इन दिनों उफान पर है और किनारे बसे लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। प्रशासन पूरी नज़रें बनाए हुए हैं, खंडार प्रशासन है उसकी पूरी नज़र है, क्योंकि पाली घाट है और उसके आसपास बहुत सारे गांव बसे हुए हैं। जयसिंहपुरा है, रामेश्वरम धाम है, उसके आसपास बहुत सारे गांव जो हैं वो चंबल के किनारे बसे हुए हैं। तो उनको इनका इस कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। इसे देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट कर दिया है और प्रशासन उस पर नज़र बनाए हुए है। लेकिन चंबल नदी में पानी की आवक जो है वो अच्छी खासी हो रही है। तो ये ज़िले से खबर थी। अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की, हमारे यहाँ से क्या कुछ खबरें हैं। तो उदय मोड़ पुलिस थाना ने आज कार्रवाई करते हुए अवैध नशे के खिलाफ एक स्मैक्सी को पकड़ा है। उसके पास से 4 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। रामोतार गुजर सालोदा का रहने वाला है और गश्त के दौरान पुलिस ने रीको क्षेत्र से उसे गिरफ्तार किया और तलाशी के दौरान उसके पास से 4 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। बामनवास थानाधिकारी ब्रजेश कुमार मीना ने आज पुलिस वालों के सहयोग से सभी पुलिसकर्मियों ने मिलकर के थाना परिसर में पौधारोपण किया। साथ ही ब्रजेश कुमार जी ने बताया और पुलिस वालों को ये संकल्प भी दिलाया कि इन पौधों की सुरक्षा करनी है, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है ताकि पर्यावरण अच्छा बना रहे और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बौली में भी सुबह से झमाझम बारिश लगी रही और विजयगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं उनमें खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। लोग पर्यटक स्थलों पर जा भी रहे हैं, लेकिन वही बात है कि एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। खंडीप रेलवे स्टेशन के समीप आज एक अज्ञात वृद्ध का शव मिला और तुरंत हमारे पास भी प्रेस नोट आया था कि उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। सेंडू बनियान उसने पहन रखी थी, चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी है और शव की शिनाख्ती के लिए शव को जो गंगापुर सिटी का मोर्चरी है वहाँ पर रखवाया गया है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी एएसपी साहब से बात भी हुई, उन्होंने कहा कि 4-5 बजे तक तो कोई सूचना ऐसी नहीं है कि उसकी आज शिनाख्त हो पाई है। मतलब अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। हमारे पेज पर भी हमने वो खबर डाली है, अगर कोई शिनाख्त हो जाए तो। शहर में सुबह से बारिश शुरू हो गई, अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही बारिश शुरू हुई, और ये तो बड़ी कम बारिश थी, गंगापुर के कई वार्डों से हमारे पास में जो फ़ोटो आए हैं, जो पिक्चर्स आई हैं, वीडियो आए हैं, वो बड़ी टेंशन देने वाले हैं। बाढ़ पार्षदों के सामने समस्या ये है कि एक तो सीवरेज वालों ने पूरी कॉलोनियों को और पूरे गंगापुर को खोद करके पटक रखा है। बाद में सड़कों की उस तरीके से मरम्मत हुई नहीं जिस तरीके से होनी चाहिए थी। सफाई व्यवस्था की अगर बात करें तो देखिए, नगर परिषद सभापति कितने बड़े दावे कर लें, मगर कहीं ना कहीं अंदर से वो ये खुद भी इस बात को जानते हैं कि जिस तरीके से सफाई होनी चाहिए उस तरीके से कॉलोनियों में, वार्डों में सफाई नहीं हो पा रही है। नालियाँ जाम पड़ी हुई है और उसका नतीजा ये है सर कि बहुत सारे वार्ड ऐसे हैं जिनमें कीचड़ है, मुख्य रास्तों में पानी भरा हुआ है और लोग अब पैदल भी नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन जितने भी वार्ड पार्षद हैं उनसे भी मेरा एक निवेदन है सर, अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो, कि आपदा प्रबंधन के तहत आप इमरजेंसी या आपातकालीन एक बजट पास करवा सकते हैं। सभापति से आप मिलें कल, अपने लेटर पैड पर लिख करके दें और भूडे की ट्रॉली है, मिट्टी की या फिर मोरम की है, उसकी व्यवस्था तो आपातकाल में करें ताकि लोगों को जहाँ जहाँ इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वहाँ आप इस व्यवस्था को करवा पाएँ। ये एक टेम्परेरी जो है ना अल्टरनेटिव व्यवस्था, इसको तो आप कम से कम करवा सकते हैं। तो और ये हक है, ये एक प्रावधान भी है कि हाँ आप चाहें तो अपने लेटर पैड पर लिख करके और सभापति महोदय को दें कि साहब मेरे वार्ड में मुझे इतनी ट्रॉली मिट्टी की ज़रूरत है, इतनी ट्रॉली मोरम की ज़रूरत है, ताकि लोगों का आवागमन तो कम से कम सुगम हो सके। सर वार्ड के लोग परेशान हैं सर। गंगापुर में शायद ही कोई वार्ड ऐसा होगा जो अपने आप में ये कह सके कि साहब हम सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं, हमारे
इस बारिश से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वरना कोई भी वार्ड अछूता नहीं है जिसमें जल भराव ना हो और जिसमें कीचड़ ना हो और लोगों को निकलने में समस्या ना आ रही हो। जितने वार्ड मेंबर हैं उनसे मेरा निवेदन है, आपकी असली परीक्षा की घड़ी अब है। अब से पहले आपने क्या किया, अभी इतना टाइम भी आपको नहीं हुआ है कि आप अपनी परफॉर्मेंस दिखा पाएँ, लेकिन अब ये ऐसा टाइम है जब लोग आपसे अपेक्षा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि आप कम से कम इस चीज़ में। और हाँ, जितने भी वार्ड मेंबर हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट और है सर, अब आप ज़्यादा टाइम अपने वार्ड में दें इस मानसून के चलते। कोई जर्जर इमारत है, कोई भवन या कोई मकान या कोई गरीब ऐसा है जिसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, तो कम से कम ऐसे लोगों की एक सूची बना करके तैयार रखें सर। जो संभव सहायता हो सके वो देने का प्रयास करें। सिर्फ ये नहीं है कि साहब वार्ड मेंबर बन गए और हो गई हमारी बल्ले बल्ले। लोग दोबारा आपकी शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगे और ये कड़वा सच है और आपको स्वीकार करना पड़ेगा। भरोसे के साथ आप जीते हैं और वो भरोसा आप बना करके रखें। अपने लिए, अपने कॉलोनी के लोगों के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखें, अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखें। प्रशासन आपकी बात ज़रूर सुनेगा। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए बजट हो, इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी इच्छा शक्ति कितनी है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो जितने भी वार्ड पार्षद हैं उनसे मेरा निवेदन है, अब सक्रिय हो जाएं। मानसून का जो दौर है वो शुरू हो चुका है, कॉलोनियों की स्थिति खराब है। जो ऐसे गरीब लोग हैं जिनके ऊपर छत नहीं है उनका भी आप ख्याल करें और जो राहत उनको दे सकते हैं वो देने का प्रयास ज़रूर करें आप। वैक्सीन की अगर बात की जाए तो गंगापुर सिटी में आज वैक्सीनेशन हुआ 2-3 दिन के गैप के बाद में। हालांकि मैं आपको बता दूं, कोविशील्ड की सेकंड डोज ही लगाई गई है। जिन्होंने पहली लगवा ली और जिनको लगभग 84 दिन पूरे हो गए उनकी जो सेकंड डोज है वही लगाई गई है। मेरी एडीएम साहब से अभी बात हुई है थोड़ी देर पहले, तो कल भी यही रहेगा। कोविशील्ड की सेकंड डोज ही कल लगाई जाएगी सभी सरकारी जगहों पर, सभी सेंटर्स पर। तो इसका आप ध्यान रखें, ठीक है। अब बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक की। क्या कुछ चला, तो बिल्कुल जो खेल की खबरों में इंटरेस्ट रखते हैं वो अब खबरों को सुने, देखें और उम्मीद ये करें कि भारत की झोली में और भी पदक आएंगे। अभी एक ही पदक आया है, रजत पदक, जो मीराबाई चानू ने दिलाया था। अच्छा, उनके बारे में भी एक अंदर से खबर आई है कि वो जो रजत है वो अब गोल्ड में भी तब्दील हो सकता है, क्योंकि अगला मुकाबला उनका जिससे है उस महिला खिलाड़ी का डोप टेस्ट होगा। और अगर डोप टेस्ट हुआ और कहीं वो डोप टेस्ट में पाई गई तो फिर मीराबाई चानू के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे गोल्ड को लेकर के। बाकी अभी भारत की झोली में सिर्फ एक पदक है। बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने पहली बार पार्टिसिपेट किया था, वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए, लेकिन फिर भी आज का दिन कैसा रहा वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले बात करते हैं निशानेबाजी की। तो निशानेबाजी में सौरभ और मनु भाकर दूसरे चरण में बाहर हो चुके हैं। पहले चरण में उन्होंने मुकाबला जीत लिया था। हॉकी की बात करें तो पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया से भारत हार गया था 1-7 से, लेकिन भारतीय टीम ने अपना वापसी करते हुए तीसरे मैच में स्पेन को 3-0 से हरा दिया है। तो ये एक अच्छी खबर हॉकी से आई है। मुक्केबाजी की अगर बात करें तो लवलीना ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है मुक्केबाजी में। बैडमिंटन में सात्विक और चिराग टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। टेबल टेनिस में भी भारतीय चुनौती समाप्त हो चुकी है। उम्मीद थी, लेकिन ये खिलाड़ी नए थे और ज़्यादा अनुभव इनके पास में नहीं था, तो जो बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाना चाहिए था वो नहीं दिखा पाए। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि अच्छी कोशिश कर रहे हैं खिलाड़ी, और पदक आए झोली में तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये खबरें थी ओलंपिक से, टोक्यो ओलंपिक 2021 से। एक खेल की खबर और, भारत और श्रीलंका के बीच T20 का सेकंड मैच होने वाला था और प्रेमदासा स्टेडियम में, लेकिन वो मैच हो गया रद्द। कारण कुणाल पांड्या पाए गए कोरोना पॉजिटिव। जी हाँ, भारतीय टीम के कुणाल पांड्या जो हैं ऑलराउंडर, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए और उसके बाद में आज जो मैच होने वाला था उस मैच को अब पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। 3 मैचों की ये श्रृंखला थी। एक मैच, पहला मैच जो था वो भारत ने शायद 1 रन से जीता था। मैं कन्फर्म नहीं हूँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं उसको कल की अपडेट देख पाता। लेकिन हाँ, मैंने जो सूचना ली उसके मुताबिक शायद 1 रन से बहुत करीबी मुकाबले में भारत कल जीत गया था पहला T20 मैच। तो ये है। और जाते जाते एक और अच्छी खबर ये है कि भारत में कच्छ के रण गुजरात में स्थित हड़प्पाकालीन धोलावीरा, लोथल है, धोलावीरा है, ये हड़प्पाकालीन सभ्यता के ही अवशेष हैं यहाँ जो मिले हैं। हिस्ट्री जब मैंने पढ़ी और पढ़ाई
तो ये जो चैप्टर था ना साहब, ये सबसे शानदार लगता था मुझे। हड़प्पाकालीन सभ्यता, नगर नियोजन कैसा था उनका, बहुत सारी चीज़ें थी, कितने सारे अवशेष मिले। तो हड़प्पाकालीन जो धौलावीरा है उसको यूनेस्को ने 40वें विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल कर लिया है। यानी अब उसको वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में जाना जाएगा। धौलावीरा जहाँ हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मौजूद हैं, उनकी जो उस समय की जीवन शैली थी उसके अवशेष मौजूद हैं। और जितने भी हमारे दर्शक हैं उनसे इतना ज़रूर कहूँगा कि अपने बच्चों को लेकर के एक बार इतिहास के इन पन्नों को ज़रूर आप पलटें, उनको इसके बारे में जानकारी ज़रूर दें। और हिंदुस्तान के कण कण में इतिहास भरा पड़ा है सर, शौर्य की और वीर की गाथाएं भरी पड़ी है। इतिहास के ऐसे ऐसे पन्ने और ऐसे ऐसे शानदार स्थल हैं सर, जिनको जाकर के देखोगे ना आप तो कल्पना नहीं कर सकते कि आज से हज़ारों वर्ष पहले भी हमारी जो सभ्यता थी वो कितनी साधन संपन्न थी और वो कितनी समृद्धशाली थी। भारत का इतिहास जब आप बच्चों को पढ़ाएं, समझाएं, तो साल में एक बार ये कोशिश करें कि इन जगहों का भ्रमण ज़रूर करें। हम अजंता एलोरा की गुफाएं ज़रूर दिखाएं उनको, कर्नाटक में बने हुए शानदार मंदिर दिखाएं उनको, राजस्थान के तो कण कण में वीरों की गाथाएं भरी पड़ी हैं सर, वो ज़रूर दिखाएं उनको। राजस्थान ही नहीं, पूरा भारत घूमने लायक है। और मैं ये कहता हूँ जो पहले हम सुनते आ रहे हैं और जो कहा गया था राकेश शर्मा जी के द्वारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। चलिए, तो ये तमाम खबरें थी और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कोई खबर अगर छूट गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। वैसे हम कोशिश यही करते हैं सारी खबरों का कलेक्शन करें और हर खबर आप तक पहुँचाएँ। तो ये है बात, और उम्मीद ही करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करेंगे और मेरी बातों पर गौर ज़रूर करेंगे, अपने बच्चों के साथ अच्छा टाइम गुजारें। और हाँ, जाते जाते एक बात और कहूँगा, बरसात के समय इलेक्ट्रॉनिक जितने भी उपकरण हैं उनसे दूरी बना करके ज़रूर रखें, बच्चों को भी दूर रखें। कूलर में भी करंट आता है सर, ज़बरदस्त करंट आता है, और इन दिनों जब वो नमी पकड़ लेता है ना तो फिर करंट के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो हैं उनसे थोड़ी दूरी बना करके रखें। मोबाइल का चार्जर है, या जिस समय आकाशीय बिजली कड़क रही हो आसमान में तो उस समय मोबाइल को चार्ज पर ना लगाएं, टीवी चालू ना रखें। ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं इनका पालन ज़रूर करें और अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। और मौसम मानसून का है तो अच्छे अच्छे व्यंजन और पकवान बना करके खाएं, कोई टेंशन नहीं है, और अच्छा एंजॉय करें। हर चीज़ में खुशियाँ ढूंढने का प्रयत्न ज़रूर करें। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद। फ़ोन पंचायत, हाँ, जाते जाते हमारी टीम ने कहा है फ़ोन पंचायत, इसका वीडियो आपको ज़रूर मिल जाएगा। दोस्तों, जी न्यूज़ पोर्टल ने एक ऐसा ऐप बनाया है, हमारे एक दोस्त हैं शिवम दीक्षित उनका नाम है, और उन्होंने वो शानदार ऐप बनाई है जिसका नाम है फ़ोन पंचायत। गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और फ़ोन पंचायत को आप डाउनलोड ज़रूर करें। दरअसल ये एक ऐसा ऐप है जिसमें हमने गाँवों के सरपंचों को जोड़ा है, वार्ड मेंबर को जोड़ा है, नगर परिषद के सभापति को जोड़ा है और वार्ड मेंबर को भी जोड़ा है। इसके अलावा हम प्रशासन के जितने भी उच्च अधिकारी हैं उनको भी इस ऐप में धीरे धीरे करके जोड़ेंगे। आपकी कोई भी समस्या है, कॉलोनी की, गली की, मोहल्ले की, वार्ड की, फ़ोटो खींचें या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का एक वीडियो बनाएं और उस पर आप डाल दें फ़ोन पंचायत पर। संबंधित अधिकारी को तुरंत वो वीडियो फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। और अच्छी बात यह है कि उससे फीडबैक भी लिया जाएगा कि आपने इस समस्या का समाधान अब तक किया या नहीं किया। तो एक तो ये सबसे अच्छी बात यह है कि आपको घर बैठे एक ऐसी ऐप मिल जाएगी जहां आप समस्याएं भेज सकते हैं। दूसरी बात, इस ऐप की एक खासियत और है, यदि आप में है कोई हुनर का मतलब अगर आप हैं एक अच्छे प्लम्बर, आप हैं अच्छे इलेक्ट्रीशियन, या आप और कोई भी रोज़गार करते हैं लेकिन ओपन करते हैं, यू हैव नो एनी स्टेबल जॉब, अगर आपके पास कोई स्थायी नहीं है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन भी इस फ़ोन पंचायत ऐप पर करवाएं। ठीक है, अपना वर्क एक्सपीरियंस वगैरह जो भी वो मांगे वो लिख करके दें। आप क्या हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं या प्लम्बर हैं, कैटेगरी बनी हुई है, वहाँ आप अपना पूरा विवरण छोड़ दें, ताकि होगा ये कि जब किसी कस्टमर को आपकी ज़रूरत होगी तो वो हमारे ऐप से जुड़ेगा और वो कहेगा कि साहब मुझे इस जगह पर एक प्लम्बर की आवश्यकता है, मुझे ये काम करवाना है, तो हम लोकेशन भी आपको बताएंगे कौन सा प्लम्बर आपसे कितनी दूरी पर है और वो कितनी देर में आप तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये सुविधा भी हम आपको देंगे ताकि कुछ लोगों को रोज़गार भी मिले और कुछ लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी हो सके। तो उम्मीद करता हूँ फ़ोन पंचायत ऐप जो है ना वो आपको पसंद आएगा। और हाँ,
एक कोशिश और करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना इस पर, ताकि एक संगठन बने और लोग सामूहिक रूप से एक दूसरे से जुड़ करके एक दूसरे की मदद कर पाएँ। और हाँ, इसमें सारी सुविधाएं निःशुल्क हैं, कोई पैसा नहीं है, कोई चार्ज नहीं। अच्छी लगी ना बात? आए मज़े? करना ज़रूर इस्तेमाल। गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और फ़ोन पंचायत ऐप डाउनलोड करें। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद और जय भारत।